तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का हमारा ये क्लास जो उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो रेलवे में होने वाले आगामी एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी, जेई और टेक्नीशियन के एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो हमारा ये सीरीज जीके जीएस के अभ्यास सीरीज से रिलेटेड है, जिसमें आज का हमारा ये क्लास जो है पांचवा क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 4 क्लास ऑलरेडी करा चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। और जो लोग दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा हो या फिर आपका कोई सजेशन हो जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, जहाँ पे हम क्वेश्चन के साथ साथ इम्पोर्टेंट से रिलेटेड जो उससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो क्या पूछा गया है कि जहांगीर जो मुगल शासक था उसके दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? उसके शासनकाल में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस जो था जहांगीर के काल में आने वाला सबसे पहला जो था अंग्रेज था। और ये कब आया था? ये 1609 ईस्वी में। कब आया था? 1609 ईस्वी में भारत आया था। और किसके प्रतिनिधि के रूप में आया था? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था और आकर जहांगीर से मिला था। और जहांगीर के दरबार में ही जो दूसरा अंग्रेज आया था वो कौन था? सर थॉमस रो। ये तो फर्स्ट था। कैप्टन विलियम हॉकिंस क्या था? फर्स्ट था। एक दूसरा भी आया था, सेकंड अंग्रेज भी आया था। सेकंड अंग्रेजी अधिकारी जो था वो कौन था? थॉमस रो। थॉमस रो। थॉमस रो जो था दूसरा अंग्रेजी व्यक्ति था जो जहांगीर के काल में आया था। ये कब आया था? ये 1615 में आया था। ये जेम्स प्रथम ये कब आया था? ये 1615 में। कैप्टन विलियम हॉकिंस कब आया था? 1609 ईस्वी में। और राल्फ फिंच जो था अकबर, ये राल्फ फिंच जो था वो अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी था। रॉल्फ फिंच जो था अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी था। तो ये थे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले आरआरबी में आया चुका है। पूछा गया है, शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी डैश बन गई थी। तो क्या पूछा गया है कि शिवाजी पर जो पेशवाओं को विजय हुआ था उसमें जो के बाद उसके बाद मराठा का जो राजधानी था वो कहाँ बन गया था? तो सही आंसर है पूना। शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी कहाँ बन गया था? पूना था। छत्रपति शिवाजी जो था उनका जो साम्राज्य था 1674 में स्थापित हुआ था, छत्रपति शिवाजी का। और उस समय उनकी राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। उस समय उनकी राजधानी कहाँ पे थी? रायगढ़ में उनकी राजधानी थी। और मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्रियों को क्या कहा जाता था? पेशवा किसे कहा जाता? प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को जो था वो पेशवा कहा जाता था। मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री का जो पद था उसी को हम लोग क्या जानते हैं? पेशवा के रूप में जाना जाता था। आपको बता दें, जो शिवाजी का साम्राज्य था, शिवाजी का साम्राज्य था उसमें अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल था। क्या था? अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल का प्रावधान था, जिसका हेड जो था वो प्रधानमंत्री यानी पेशवा होता था। जिसका हेड जो था वो प्रधानमंत्री यानी पेशवा होता था, जिसको वजीर भी बोलते थे। जिसको क्या बोलते थे? वजीर भी बोलते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। तो इसमें प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी?
एनी बेसेंट। अगर भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, यहाँ पे भारतीय शब्द जोड़ दिया जाए, यहाँ पे भारतीय शब्द जोड़ दिया जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगर सिर्फ प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो एनी बेसेंट, अगर भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू कहा जाता है। सरोजिनी नायडू जो हो जाएगा। और सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सरोजिनी नायडू को क्या कहा जाता है? नाइटिंगेल, नाइटिंगेल ऑफ, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? बम्बई में 1885 में। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1885 में बम्बई में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी? जिसकी अध्यक्षता की थी बोमेस, जिसकी अध्यक्षता बोमेस चंद्र बनर्जी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? बोमेस चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछ दिया जाए तो उसका आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन तैयबजी। ये प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष थे वो थे, कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्होंने 1885 में बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? एनी बेसेंट। अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। और प्रथम अगर मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। यहाँ पे जो कादम्बनी गांगुली है वो क्या थी? भारत की पहली महिला स्नातक। भारत की पहली महिला स्नातक जो थी वो कौन थी? कादम्बनी गांगुली थी। कादम्बनी गांगुली थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? क्या बोला गया है? इनमें से कौन जो है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति को क्या है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। तो कैसे किया जाता है? तो इसका चुनाव होता है। इसका चुनाव होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का जो है वो चुनाव होता है। और इसमें कौन कौन भाग लेता है? इसमें राज्यसभा और लोकसभा, इसमें राज्यसभा तथा लोकसभा के सदस्य, साथ ही साथ जो निर्वाचित हैं, मनोनीत प्लस निर्वाचित, मतलब जिन जो चुने हुए गए हैं प्लस जिनका जो है मनोनयन किया गया है वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो है निर्वाचन है, नियुक्ति जो है वो चुनाव द्वारा होता है। बाकी सब यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी और भारत के मुख्य न्यायाधीश, ये तीनों का जो नियुक्ति होता है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति की बात करें तो अभी ये वर्तमान में है जगदीप धनखड़। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जो है अभी वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। और भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति, ये क्या होते हैं? राज्यसभा के, भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति होते हैं। इसके सत्र की जो क्या करते हैं? राज्यसभा के सत्रों की अध्यक्षता करते हैं। और आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो भारत के राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं लेकिन राज्यसभा का सदस्य जो है वो नहीं होते हैं। राज्यसभा का जो सदस्य होता है वो नहीं होता है। लेकिन जब भारत के जो राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है। और भारत के अनुच्छेद 66 के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। और भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अनुच्छेद 66, आर्टिकल 66 यानी अनुच्छेद
66 के तहत जो होता है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो कैसे होता है? वो राज्यसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्यों के द्वारा किया जाता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 66 में इसका प्रावधान होता है। भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो जो लोग दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभा के गठन का प्रावधान है? वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राज्य में विधानसभा का गठन किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 के तहत जो है राज्य में विधानसभा का गठन किया जाना है। और प्रत्येक राज्य के लिए क्या होता है? विधानमंडल होता है जो राज्यपाल से मिलकर बनेगा। प्रत्येक राज्य में क्या होता है? एक विधानमंडल होता है। लेकिन आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में क्या है? राज्यों में 2 सदन है। बाकी सभी राज्यों में क्या क्या है? 1 सदन है। कहाँ कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। इन सभी में 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 राज्यों में क्या है? 2 सदन है। जिसमें राज्य के विधानमंडल के 2 सदन है, जहां पे क्या बोलते हैं, एक को विधान परिषद और दूसरे को विधानसभा कहा जाएगा। जहां जहां पे राज्य विधानसभा में 2 मंडल है उसमें एक में क्या कर लेगा? विधान परिषद और दूसरे को विधानसभा कहा जाएगा। अनुच्छेद 165 में क्या है? अनुच्छेद 165 में राज्य में महाअधिवक्ता होना का प्रावधान है। राज्य में महाअधिवक्ता जो है उसके होने का प्रावधान है। अनुच्छेद 163 में क्या है? मंत्री परिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देगा। 163 में क्या बात बोला गया है कि राज्य का जो मंत्री परिषद होगा, मंत्री परिषद, राज्य का जो मंत्री परिषद होगा वो किसको सलाह देगा? राज्यपाल को सलाह और परामर्श देगा। और अनुच्छेद 167 में क्या है? राज्यपाल को सूचना देने आदि संबंधी में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, मुख्यमंत्री का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, मुख्यमंत्री का क्या क्या उत्तरदायित्व बनता है राज्यपाल के प्रति कि उनको कौन कौन सा सूचना प्रदान किया जाना चाहिए, उसके बारे में जो बताया गया है वो अनुच्छेद 167 167 में बताया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। होप आपको हमारा ये सीरीज पसंद आ रहा है। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किस नदी पर बना गया है? किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो है शरावती। जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर। कहाँ पे? कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी में स्थित है। और कहाँ पे है? किस राज्य में है? कर्नाटक में है। और जोग जलप्रपात प्रपात को हम लोग क्या बोलते हैं? गोरसोप्पा। जोग जलप्रपात को हम लोग क्या बोलते हैं? गेर सोप्पा के नाम से भी जाना जाता है जोग जलप्रपात को। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया गया है? महानदी। महानदी क्या है? इसका उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य से। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ का दंडकारण्य है। और ये कहाँ पे जाके गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो ये गुजरती है संबलपुर, कटक, बिरहमपुर और
सोनपुर, इन जो है जिलों से, इन स्थानों से होके गुजरती है। और इसके अलावा दिया हुआ है नर्मदा। नर्मदा क्या है? नर्मदा अमरकंटक पठार से निकलती। कहाँ से निकलती है नर्मदा? अमरकंटक, अमरकंटक से निकलती है। और क्या होता है, यह दक्षिण में सतपुड़ा और विंध्या के बीच जो हंस घाटी का निर्माण होता है उसमें से होकर बहती है। और इसमें क्या है, जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर ही स्थित है। और यहाँ पे ही क्या है, सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। नर्मदा नदी पर ही कौन सी परियोजना है? सरदार सरोवर, नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। तप्ती है, तप्ती क्या है? तप्ती ये मध्य प्रदेश में से बैतूल जिले से निकलती है और सतपुड़ा के दक्षिण से बहती है। और ये किसकी, इसकी सहायक नदी क्या है? पूर्णा है। और ये कहाँ पे? सूरत के पास समुद्र में जाके मिल जाती है। सूरत कहाँ पे? गुजरात में जाके समुद्र में मिल जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? तो वो कौन सा फसल है जो उत्तर भारत में खरीफ फसल में आता है और दक्षिण भारत में रबी की फसल में आता है? तो सही आंसर हो जाएगा तिल। तिल जो है उत्तर भारत में जो है खरीफ का फसल में आता है। खरीफ का फसल क्या होता है? खरीफ का फसल जनरली क्या होता है, जून से शुरू होता है और अक्टूबर में खत्म हो जाता है। इस ऋतु में बोई जाने वाली फसलें जो है मानसून का फसल भी कहा जाता है। खरीफ फसल जो है वो क्या होता है, खरीफ का जो फसल होता है वो जून में स्टार्ट होता है और खत्म कब हो जाता है? खत्म हो जाता है अक्टूबर में। खत्म कब हो जाता है, यानी काट कब लिया जाता है? अक्टूबर में काट लिया जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मानसून का फसल भी कहते हैं। इसमें गन्ना भी क्या है, खरीफ फसल में आता है। गन्ना भी क्या होता है? खरीफ फसल में आता है। तो जो तिल है वो उत्तर भारत में खरीफ का फसल में आता है और दक्षिण भारत में रबी का फसल। रबी का फसल में क्या होता है? रबी का फसल को हम लोग शीत ऋतु की फसल में भी कहते हैं। रबी का फसल को क्या हम लोग बोलते हैं? शीत ऋतु का फसल भी कहते हैं। इसका बुआई का जो समय होता है अक्टूबर नवंबर होता है। इसका बुआई का जो समय होता है, रबी का फसल का बुआई का जो समय होता है वो कब होता है? अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर या फिर नवंबर होता है। अगर फसल के हिसाब से ऋतुओं की बात करें तो भारत में क्या है, 3 प्रकार की होती हैं, खरीफ, रबी और जायद ऋतु। कौन कौन सा? खरीफ, रबी और जायद ऋतु आती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है, वह परत जहां ऊंचाई के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती। अगर हम ऊंचाई में बढ़ते हैं तो तापमान में कोई बदलाव नहीं होता, वो कौन सा परत है? वायुमंडल का कौन सा परत है? तो वायुमंडल का समताप मंडल। नाम से ही पता चलता है, समान ताप यानी समताप। समताप मंडल में जो होता है, अगर हम ऊंचाई में के साथ बढ़ते जाते हैं तो तापमान में कोई बदलाव नहीं आता, कोई कमी नहीं आता है। वहीं क्षोभ मंडल की बात करें तो ये सबसे क्या है, निचला परत है और पृथ्वी के सतह और ट्रोपोस के बीच जो वायुमंडल के भीतर का क्षेत्र है वो क्या होता है? क्षोभ मंडल कहलाता है। और इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता है। क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता जाता है वैसे वैसे तापमान क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है तापमान। मध्य मंडल की बात करें तो ये क्या है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसमें भी क्या होता है, मध्य मंडल में ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेंगे तापमान घटेगा। ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगा तापमान घटेगा। सिर्फ समान ताप किस में रहता है? समताप मंडल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संवेग यानी मोमेंटम का एसआई मात्रक क्या है? मोमेंटम का एसआई मात्रक क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है आरआरबी में, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पूछा गया संवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो संवेग का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? संवेग का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड। संवेग का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड। इसमें क्या होता है, गतिमान पिंड का जो द्रव्यमान होता है उसका और उसका जो वेग होता है, दोनों का जो गुणनफल होता है उसके रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसको हम लोग पी से भी डिनोट करते हैं। संवेग बराबर होता है पी, पी इक्वल टू होता है
मास, मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान गुना भी यानी वेग, द्रव्यमान गुना वेग जो होता है वो संवेग कहलाता है। और द्रव्यमान को हम लोग किस में मापते हैं? द्रव्यमान को हम लोग मापते हैं केजी में। और वेग को किस में मापते हैं? वेग को मापते हैं मीटर पर सेकेंड। तो जो संवेग का SI मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा संवेग का SI मात्रक? केजी मीटर पर सेकेंड। एम्पियर क्या है? एम्पियर धारा, विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा का SI मात्रक है। एम्पियर से मापते हैं विद्युत धारा को। वहीं जूल क्या है? जूल जो है ऊर्जा या फिर कार्य। जूल क्या है? ऊर्जा और कार्य, इसका क्या है? SI मात्रक है। जूल क्या है? ऊर्जा तथा कार्य का SI मात्रक है। और ये क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है, मतलब ये मूल मात्रक से मिलकर बना है। तो हम लोग देखें संवेग का जो SI मात्रक होता है वो होता है केजी मीटर पर सेकंड, यानी केजी मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिखते हैं। संवेग बराबर होता है P, जहाँ पे P क्या है? मोमेंटम है। और ये क्या होता है? द्रव्यमास गुना वेग, यानी द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। वहीं एम्पियर क्या है? धारा का SI मात्रक है। और जूल क्या है? ऊर्जा तथा कार्य का SI मात्रक है। ऊर्जा या कार्य का जो है SI मात्रक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की डिफॉल्ट सेटिंग में टास्क बार जो होता है वो कहाँ होता है? तो उसका सही आंसर है स्क्रीन के नीचे। कहाँ पे होता है? स्क्रीन के नीचे। माइक्रोसॉफ्ट में जब विंडोज खोलेंगे तो क्या होता है? स्क्रीन के नीचे ऐसा एक टास्क बार दिखता है। इसमें ऐसा टास्क बार दिखता है जिसमें क्रोम बना होता है, वर्ड का सिंबल बना होता है, फाइल्स का सिंबल बना होता है, इधर में नेटवर्क रहता है, वाईफाई रहता है। ये जो नीचे जो बना होता है विंडोज में, ये क्या होता है? टास्क बार कहलाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टास्क बार होता है। जनरली ये क्या होता है? स्क्रीन के जो नीचे होता है वहाँ स्थित होता है। तो थैंक यू दोस्तों, होप आपको हमारा ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है। किसी भी प्रकार का सजेशन के लिए हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।